हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, फिर से आज हम लोग आ गए हैं जी। जो हम लोग क्लास 12th के जो चैप्टर 8 कर रहे थे बायोलॉजी में, जिस चैप्टर का नाम था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसका यह तीसरा लेक्चर है जी। ठीक है। और इससे पीछे हम लोग 2 लेक्चर को कंप्लीट रूप से कर चुके हैं। तो यदि आप लोग 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो 1 और 2 है अपलोडेड है, आप उसको जाकर देखिए। उसके बाद यह तीसरा करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग अब देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मानव कल्याण में किस तरीके से सूक्ष्म जीव का इम्पोर्टेंट रोल होता है, इस चीज़ों को हमने देखा। और उसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वह सिर्फ उससे मानव के कल्याण नहीं, बहुत ऐसे नुकसान भी होते हैं और मानव के कल्याण में भी उपयोग किया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने जिक्र कर रखा है भाई, तो उसे आप जा करके देखिए, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो में अपलोडेड है। ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यह तीसरा पार्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। चलेंगे, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और सभी विद्यार्थी, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे, तो सभी विद्यार्थी चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को कर देंगे लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है। चलिए तो बिना देर किए हुए मेरे भाई, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी कार्यवाही को देखते हैं। चलेंगे और ध्यान से समझिएगा। ठीक है। चलिए तो देखिए, अगला टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो चैप्टर लेकर के चल रहे थे, वाहितमल है ना, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है। यह मेरा टॉपिक है, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे, बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ध्यान से समझिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि वाहितमल उपचार या अपशिष्ट जल उपचार। देखिए, बाहित मल उपचार कहने का मतलब या अपशिष्ट जल उपचार कहने का मतलब कि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग गंदा पानी को बहा देते हैं, है ना। और शहर में यदि जाएंगे तो बहुत सारे कंपनियां होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, वहाँ जो पानी वह यूज करते हैं वह बहुत दूषित पानी हो जाता है, बहुत गंदा पानी हो जाता है। और उन तमाम गंदा पानी को लेकर के लोग नदी में गिरा देते हैं, पूरा नदी दूषित हो जाते हैं। तो यही है कि यदि पानी दूषित हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी खराब है, बहुत ज़्यादा पानी में कचरा है, तो उस पानी को किस तरीके से साफ किया जाएगा, वही उसी उपचार की बात हो रहा है ना, उसी उपचार की बात हो रहा है। और इस उपचार में सूक्ष्म जीव का क्या रोल होता है, इसके बारे में बताया गया है मेरे भाई। ठीक है। हाँ जी। चलिए तो आगे देखिए कि एक प्रकार का, ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकार का अपशिष्ट जल उपचार है। जी भाई, अपशिष्ट जल उपचार है मतलब खराब जल, जो खराब पानी है उसको कैसे हम लोग अच्छा बना सकते हैं, उसी की बात चल रहा है अभी। देखो, जिसका उद्देश्य अपजल से प्रदूषकों को निकालना है ना। मतलब यदि जल में बहुत सारे गंदगी है, जैसे हम लोग देखते हैं भाई, यदि बाढ़ आता है या कहीं पर से पानी बहुत ज़्यादा किसी तरफ बह रहा होता है, तो वहाँ पर देखते हैं बहुत ज़्यादा पन्नी वगैरह बह रहा होता है ना, रबर्स टायर्स वगैरह, मतलब गंदगी चीज़ बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, पॉलीथीन वगैरह बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, बैग वगैरह बह रहा होता है। और वह चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो गलेगा नहीं, वो सब बह रहा है। तो भाई पानी को तो बिल्कुल दूषित बना रखा है ना, पानी तो काफ़ी उससे प्रभावित हो रखा है, ज़्यादा दिक्कत है ना। तो इसको हम किस प्रकार से सही कर रहे हैं, उसकी चर्चा है। जो निकटवर्ती, ध्यान से समझिएगा, जो निकटवर्ती वातावरण में निर्वहन के लिए उपयुक्त है या एक अपशिष्ट पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त है, जिससे कच्चे अपजल, है ना, कच्चे अपजल स्राव से जल प्रदूषण को रोका जा सके, है ना। तो यह मेरे भाई क्या है, यह एक तरीके का हम ऐसे समझ सकते हैं कि उपचार है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं भाई,
गंदे पानी को ठीक करने का काम करते हैं। जो बहुत ज्यादा कचरा है पानी में उसको हम लोग ठीक करते हैं, ठीक है। और किस विधि द्वारा ठीक करते हैं वो हम लोग आगे अभी जिक्र करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए यही है कि वाहित मल मतलब पानी में यदि बह रहा है बहुत मल कूड़ा कचरा, है ना, तो उसको उपचार में हम लोग किस तरीके से, यह एक ध्यान दीजिएगा, यह क्या है भाई, यह है वाहित मल उपचार षड्यंत्र का वायुवीय टैंक। तो देखो वायुवीय टैंक से हम किस प्रकार उसको छानने का काम करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से बहुत पानी जहां बह रहा होता है ना, वहां पर इस प्रकार से गेट टाइप के आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से गेट को लगा देते हैं। और जिस तरफ से पानी बह रहा है, सपोज करिए कि यह गेट लगा हुआ है, अगर इधर पानी निकलेगा बाहर तो जो भी बड़ा बड़ा पदार्थ होगा, जो भी बड़ा बड़ा चीजें इसमें होगा, जो छन के आ जाएगा, है ना, यानी जो भी कूड़ा कचरा होगा, पॉलीथीन होगा, बैग्स वगैरह होंगे, है ना, जूता चप्पल यदि किसी का खराब है बह रहा है तो वह इस जो गेट है उससे वो छना जाएगा और वह उधर रह जाएगा और इधर मिला जुला के कुछ पानी ठीक होगा। फिर इसको आगे ले चल के फिर हम लोग देखते हैं कि अब जो बच गया है, जो पानी दूषित बच गया है, उसको और कैसे सफाई किया जा सकता है ना, इस चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलेंगे भाई, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि और हम लोग जो छना के जो पानी आया, है ना, जिसमें बैग वगैरह पॉलीथीन वगैरह छनाया गया, उसके बाद जो पानी आया उसको हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कि सीवेज में अब देखिए ध्यान दीजिए, सीवेज क्या है, तो सीवेज यह एक मशीन है भाई, मशीन की तरह बनाया जाता है जिससे पानी दूषित पानी को साफ किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि सीवेज में घरों और व्यवसायों से अपशिष्ट जल होता है, ठीक है, और संभवतः पूर्व उपचारित औद्योगिक अपजल होता है। चुनने के लिए बड़ी संख्या में अपजल उपचार प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब हम लोग सीवेज के द्वारा भी पानी को, दूषित पानी को हम साफ कर सकते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, सीवेज के द्वारा। और देखिए कि ये विकेंद्रीकृत प्रणालियों से लेकर बड़े केंद्रीकृत प्रणालियों तक हो सकते हैं। यह जो है छोटे मोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में यदि बहुत ज़्यादा पानी को बहाया जाता है, दूषित पानी को बहाया जाता है, गंदा पानी को बहाया जाता है, तो इससे हम लोग सीवेज से हम लोग पानी को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। जो दूषित पानी है उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग सीवेज प्रक्रिया से पानी, दूषित पानी को ठीक कर सकते हैं, थोड़ा साफ कर सकते हैं। अब देखिए कि जिनमें नली और पंप स्टेशनों यानी नाली व्यवस्था का तंत्र शामिल होता है, जो सीवेज को एक उपचार संयंत्र तक पहुंचाता है ना। इसमें नाली टाइप के होता है जिसमें पानी हो करके निकलता है, तो उसमें छानने वाला होता है, उसको और छान दिया जाता है। जिन शहरों में एक संयुक्त नाली है उनके लिए नाली शहरी उपचार यानी तूफान को अपजल उपचार संयंत्र में भी ले जाएगा। सीवेज उपचार में अक्सर 2 मुख्य चरण शामिल होते हैं, ठीक है। यह जो सीवेज वाला है इसमें 2 चरण शामिल हैं। पहला, जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक में क्या होता है कि जो बहुत बड़ा बड़ा चीजें हैं पानी के साथ जो बह क्या रहा है उसको छान दिया जाएगा। और दूसरा बात है, ठीक है भाई, और दूसरा बात है कि उसके बाद जो छना हुआ में से जो और गंदगी पानी बचा हुआ उसको और बेहतरीन तरीके से साफ किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जबकि उन्नत उपचार में पॉलिशिंग प्रक्रियाओं और पोषक तत्वों को हटाने के साथ एक तृतीयक उपचार चरण भी शामिल होता है। अब देखिए कि माध्यमिक उपचार वायुजीवी या अवायुजीवी जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपजल से कार्बनिक पदार्थ को
कम कर सकता है ना। तो जो कार्बनिक पदार्थ उसमें बह के आ रहा है उसमें हम लोग सीवेज के द्वारा दो तरीके से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। पहला तो बात है कि प्राथमिक, जिसको हम लोग बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा उसको हम लोग छान देते हैं, उसके बाद जो उसमें घुले हुए पदार्थ है उसको भी हम द्वितीयक विधि से उसको हम है ना छान करके हटा देते हैं और पानी को मिला जुला के थोड़ा ठीक बना लेते हैं। ठीक है, चलेंगे तो इससे आगे देखते हैं भाई। तो इस तरीके से पाइप नुमा संरचना होता है जिसके माध्यम से हम लोग जो पानी बह रहा होता है उसको हम लोग साफ करने का काम करते हैं। अब देखिए कि वाहित मल उपचार का उद्देश्य, आखिर हम क्यों उपचार कर रहे हैं, कारण क्या है। ठीक है, चलेंगे तो अब देखिए कि समुदायों के लिए कोई विपद पैदा किए बिना या नुकसान पहुंचाए बिना निष्कासन योग उत्प्रवाही जल को उत्पन्न करना और प्रदूषण को रोकना है ना। बिल्कुल भाई, यदि हम पानी को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे और पानी दूषित होगा और यह इतना पानी दूषित हो जाएगा कि पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनका तो तबीयत खराब होगा ही, उन पर तो दुष्प्रभाव होगा ही, उसके साथ साथ मानव पर भी यह बड़ा दुष्प्रभाव होगा। इसका बहुत ज़्यादा इंसान बीमार पड़ने लगेंगे, बहुत ज़्यादा इसको है ना इसका दिक्कत होने लगेगा मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए पानी को साफ करना ज़रूरी है जिससे उसमें के रहने वाले कीड़े मकोड़े और रहने वाले जो जीव है वो आराम से लाइफ जी सकें। उसके साथ साथ यदि गंदा पानी रहेगा तो उसमें बहुत सारे है ना बैक्टीरिया वगैरह पनपेंगे जो हमारे लिए और जीवों के लिए घातक हो सकता है। तो इसी सब को बचाव करने के लिए हम पानी को क्या करना चाहते हैं, जो दूषित पानी है उसे साफ करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो अभी तक हमने देखे कि पानी को, दूषित पानी को हम कैसे साफ करेंगे, इसका हम लोग रोल देखें। अब हम लोग को अगला टॉपिक है भाई बायोगैस। ठीक है, बायोगैस जिसको हम लोग गांव देहात में गोबर गैस भी कहते हैं, है ना। गांव देहात में इसको गोबर गैस कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि गोबर गैस किस तरीके से बनाया जाता है, इसका क्या फायदा होता है, इस सब चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और गोबर गैस किस मशीन से बनाते हैं, कैसे बनता है, इस चीजों को हमको देखना है। ठीक है, चलिएगा जी। तो अब देखिए भाई कि बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। जी, बायोगैस ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है जिसको हम, यह खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि बायोगैस भाई गोबर गैस है, तो गोबर तो जानवर से मिल ही जा रहा है, तो आसानी से इसको हम बार बार दोहरा के इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ऊर्जा, हम लोग यदि कंटिन्यू चाह रहे हैं तो उसके लिए बायोगैस बहुत अच्छा गैस है। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल घरेलू तथा कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है। घर कार्य के लिए करते हैं, उसके साथ साथ कृषि कार्य के लिए भी हम लोग बायोगैस का उपयोग करते हैं। जी भाई, आगे देखिए कि आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि बायोगैस क्या है। चलिए, तो अब हम लोग बायोगैस के बारे में देखने वाले हैं भाई, और कैसे बनती है बायोगैस, हम लोग बनाएंगे कैसे, यह बनती कैसे है और इसके क्या घटक है, कौन कौन चीज चाहिए इसको बनाने के लिए, है ना, और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या चीज होता है और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बायोगैस बनता कैसे है, बायोगैस क्या होता है, बायोगैस के घटक क्या क्या है, बायोगैस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले हैं बायोगैस टॉपिक में। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो मेरे प्यारे, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब जी, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक वगैरह ठोकते हुए चलना भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा तो दायित्व बनता है आपका, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, यदि आप लोग को जी ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम, रिचअप स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री में यह PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो देखिए अब हम लोग देखते हैं भाई, हाँ बायोगैस हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो कुछ इस प्रकार से कुछ प्रोसेस हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। बायोगैस बन रहा है, हालांकि हम अभी और दूसरा पिक्चर के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा तरीके से हम लोग बायोगैस देख लेंगे कि कैसे बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैया है ना, और यहाँ से देखो है ना, इसका डंग है यहाँ पर, है ना, ये मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पर गोबर को रख दिया जाता है ना, और यहाँ पर जो गोबर को रखा जाता है ना भाई,
यहाँ पर देखो हम लोग सूक्ष्म जीव से ही बनाते हैं इसको। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव ही बनाता है। और इसमें जो ऐसा यह जो जिसमें हम गोबर को रख दिए और गोबर में थोड़ा पानी मिला करके उसको पेस्ट टाइप के तैयार कर दिए और इसमें रख दिए, और रखने के बाद इसको ढक दिए, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन वाला जगह में रखेंगे, है ना, जहाँ पर हम लोग अवायवीय श्वसन पढ़े थे, है ना, पिछले क्लास में, यानी पिछले क्लास में जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको रख देंगे, अवायवीय श्वसन यहाँ पर होगा और इसमें से कुछ बैक्टीरिया होंगे जो इस अवायवीय श्वसन को अंजाम देंगे, और उस अवायवीय श्वसन के कारण इसमें से गैस निकल के आएंगे इस चेम्बर में, और इस चेम्बर से बाहर निकल के चले जाएंगे, और इस तरीके से बायोगैस बनाया जा रहा होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। ऊर्जा दुनिया भर, ध्यान दीजिएगा भाई, चलिए देखिए कि ऊर्जा दुनिया भर में सबसे बड़ा संकट है। जी भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी ऊर्जा है ना अभी, वह कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई मेरे, खत्म हो जाएगा। कहाँ से लाओगे ऊर्जा तुम, है ना, क्योंकि जमीन के तर से जो भी चीज हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, वो ज्यादा दिन तक थोड़ी चलेगा, वो तो खत्म होगा ना। तो बड़ा संकट है ना, ऊर्जा के लिए बड़ा संकट है। तो हमें ऐसा चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, जिससे आसानी से हमें ऊर्जा प्राप्त हो, नेचुरली वे में हमें प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए तो अभी देख रहे होंगे कि गाड़ी वगैरह को पेट्रोल लेस बनाया जाता है, डीजल लेस बनाया जाता है ना, उसमें बैटरियां लगाई जा रही है, उसके साथ साथ सोलर प्लेट का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज यह बताता है कि अब देश या पूरा दुनिया संकट में है ऊर्जा के लिए। लेकिन साइंस है लगा हुआ, साइंस बहुत हद तक प्रयास कर रही है कि इस संकट से उभरा जाए। हम ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे आराम से हम अपने ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना करके और आराम से जी सकते हैं। जिस तरीके से अभी ऊर्जा हमें मिल रहा है उसी प्रकार से आगे भी आने वाले समय में तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन ऊर्जा मिलता रहे। ठीक है, चलिए और देखेंगे कि और खास तौर पर भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां वनों की कटाई बढ़ रही है। जी भाई, वनों की कटाई बढ़ रही है और दिक्कत की बात है, और ईंधन की उपलब्धता कम हो गई है ना, जलावन वगैरह कम हो गए हैं, क्योंकि भाई गैस कहाँ से निकलता है, जमीन से, तो भाई दिक्कत ही होगा ना। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए आगे। और बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है। जी भाई, बायोगैस जो है ऊर्जा का इतना बढ़िया स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल घरेलू तथा कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है? अभी तो हम लोग देखे थे। आइए इन लेख माध्यम से हम लोग अब देखते हैं कि बायोगैस क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अब, है ना, देखने वाले हैं। चलिए इस चीज़ों को, है ना, हम लोग 2 बार देख लिए, चलेंगे भाई। तो अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, आगे चल करके देखते हैं क्या है इससे आगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बायोगैस निर्माण आखिर होता कैसे है ना। बायोगैस यानी गोबर गैस हम बनाते कैसे हैं? तो वही बात है मेरे भाई कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, है ना, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सूक्ष्म जीव होगा। ठीक है, तो बायोगैस के निर्माण में सूक्ष्म जीव का रोल हमें पढ़ना है कि किस प्रकार उसका रोल होता है। उसके साथ साथ देखो कि बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है ना जी। बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। बायोगैस अब पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। हम अभी पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग समझने का काम करेंगे कैसे बनता है। ठीक, देखिए, बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया 2 चरण में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। बायोगैस जब हम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, 2 चरण होते हैं, है ना, 2 स्टेप्स होते हैं। देखो, अम्ल निर्माण स्तर और मीथेन निर्माण स्तर। याद रखिएगा, क्या है कि अम्ल निर्माण स्तर और मीथेन निर्माण स्तर। प्रथम स्तर में गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में मौजूद बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय किया जाता है, मतलब एक्टिव कर देता है। मतलब इस जो गोबर जो होते हैं, इस गोबर में जो अम्ल होते हैं, अम्ल निर्माण करने वाला जो बैक्टीरिया होता है ना, वो जो बायोडिग्रेडेबल है उसको कंपाउंड को एक्टिव कर देता है। ठीक है भाई,
है ना, एक्टिव कर देता है। बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको हम बाहर फेंक देता है ऑटोमेटिक गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको एक्टिव कर देता है। और देखो इस स्तर पर मुख्य उत्पादक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जी भाई, अब देखिए इसीलिए इसे एसिड फॉर्मिंग स्तर कहा जाता है। इसे पहला स्तर को एसिड फॉर्मिंग स्तर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया है वो इसको और एक्टिव कर देता है एसिड बनाने के लिए। देखो दूसरा स्तर में मिथेनोजेनिक, ठीक है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को मीथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय किया जाता है। दूसरा स्तर में क्या होता है कि जो मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया है वह कार्य करके क्या करता है, और एक्टिव कर देता है आर्सेनिक एसिड के ऊपर कार्य करके उसको और एक्टिव कर देता है। हालांकि जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है ना। गोबर है मेन, क्योंकि गोबर से ही बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा मल, मुर्गियों की बीट और कृषि अन्न कचरे का इस्तेमाल, है ना। बायोगैस सिर्फ गोबर से नहीं बनता, उसके साथ साथ मल से, है ना, जो दूषित, जो खराब मुर्गी का जो, है ना, जो जहाँ पर मुर्गी रहता है वहाँ का जो उसका कचरा वगैरह होता है, इन और बहुत सारे कचरा का इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस बनाने में। तो कितना अच्छा चीज है। पहला बात, बायोगैस बनाएंगे तो हमको फायदा तो हो ही रहा है गैस से, उसके साथ साथ हमारे वातावरण में जो भी गंदगी है वो भी साफ हो जा रहा है ना। तो बायोगैस ज्यादा अच्छा चीज है, हमें इस पर और अच्छे से कार्य करना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वही कि बायोगैस में किस तरीके से सूक्ष्म जीव काम कर रहा है, और देख रहे हैं, देखिए कि यह अवायवीय जंतुओं द्वारा अवायवीय वातावरण में मेथेनोज जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर हम बताएं कि अवायवीय शोषण होता है, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन नहीं रखना है ना, अंदर में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वैसा जीव होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड पर जीवित रहता है ना, और वही रिएक्शन करके क्या बनाता है, गैस में उसको परिवर्तन कर देता है ना। मेथेनो बैक्टीरिया इनमें से एक है। इसे गोबर गैस संयंत्र में तैयार किया जाता है। इसके लिए गोबर की कर्दम का उपयोग करते हैं। देखो कर्दम मतलब क्या होता है, वही जो गोबर में पानी मिला करके थोड़ा सा उसको हम क्या कहते हैं, ढीला बनाते हैं, पेस्ट की तरह बना देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्दम। अब देखो यह जो है हमारा बायोगैस बनाने वाला क्या है, यह है संपाचित्र, ठीक है, इसी में हमारा गैस बनता है। देखो तो ये क्या है, यहाँ पर कथी रख दिया गया, यहाँ पर कर्दम रख दिया गया, और इसी कर्दम पेस्ट टाइप के है जो नीचे आता है इस प्रकार से नीचे, और इसमें आ जाता है, ठीक है, इस चेम्बर में आ जाता है गैस टंकी। देखो ऊपर गैस टंकी है, यहाँ पर पाइप जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर आता है, और इसी में रिएक्शन होता है ना। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो अवायवीय शोषण करते हैं, और अवायवीय शोषण के दौरान इसमें से गैस रिलीज होने लगता है, और गैस रिलीज होकर के यहाँ इस पाइप के माध्यम से गैस बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है, और जो वेस्ट बच गया वह इधर से ऐसे आके फिर बाहर उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में उसका भी यूज कर लिया जाता है, उसके वेस्ट को बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बायोगैस का निर्माण होता है, बायोगैस का निर्माण होता है। भाई बड़ा अच्छा चीज है ना, बायोगैस को कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए, और इसका यूज बड़ा अच्छा चीज है। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए कि बायोगैस षड्यंत्र के भाग, बहुत अच्छा, बायोगैस षड्यंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए देखिए कि बायोगैस षड्यंत्र के दो मुख्य मॉडल है। पहला डिफिक्स्ड डोम, जिसको अस्थाई गुंबद कहते हैं, ठीक है, अस्थाई गुंबद है, आप नाम याद रखेंगे, टाइप, और फ्लोटिंग ड्रम टाइप। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उपयुक्त दोनों मॉडल निम्न लिखित भाग होते हैं। अब दोनों मॉडल जो बनाया गया है जिससे हम बायोगैस तैयार करते हैं, अभी जो हम लोग फोटो देखे हैं उसी के बारे में देख रहे हैं। देखो क्या है, डाइजेस्टर, क्या होते हैं भाई, डाइजेस्टर। तो देखो यह बायोगैस षड्यंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, जो धरातल के नीचे बनाया जाता है एवं बीच में एक विभाजन दीवार से दो कक्ष,
हाँ, दो कक्ष में बांटा जाता है। यह सामान्यतः सिलेंडर के आकार का होता है और ईंट गारे का बना होता है ना। और इसमें विभिन्न तरह के रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं और गोबर व पानी की घोल का कथी होता है भाई, किण्वत होता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, गैस होल्डर या गैस डोम। ठीक है, इससे भी हम लोग बनाते हैं। देखो तो यह एक स्टील ड्रम के आकार का होता है जिसे डाइजेस्टर पर उल्टा इस प्रकार से फिक्स किया जाता है ताकि यह आसानी से नीचे और ऊपर की दिशा में फ्लोट हो सके। तभी ना आराम से गैस निकलते जाएगा, जो उसका डस्ट पार्ट है वो बाहर होते जाएगा, है ना। इसी डोम के शीर्ष पर एक गैस होल्डर लगा होता है जो पाइप द्वारा स्टोव से जुड़ा होता है ना। और गैस जब बनती है तो सबसे पहले डोम में एकत्रित होती है और फिर बाद में होल्डर के द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से गैस चूल्हे के बर्नर तक जाती है ना, मतलब उसको बना दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्या है, स्लरी मिक्सिंग टैंक। इससे भी बनाया जाता है। देखो, इसी टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाकर पाइप के जरिए डाइजेस्टर में भेजा जाता है। ठीक है भाई, अगला क्या है, देखो अगला क्या है, आउटलेट टैंक और स्लरी पीट, है ना। स्लरी पीट देखो, सामान्यतः फिक्स्ड होम पाइप में ही इसकी व्यवस्था रहती है, जहां से स्लरी को सीधे स्लरी पीट में ले जाया जाता है। फ्लोटिंग ड्रम पॉइंट में इसमें कचरों को सुखाकर सीधे इस्तेमाल के लिए खेतों में ले जाया जाता है। हाँ भाई, ठीक है, वही तो है। चलिए तो अगला देखिए, अगला है ओवरफ्लो टैंक। यह टैंक डाइजेस्टर में किण्वित हुए घोल को बाहर निकालने में काम आता है। ठीक है, तो वही मशीन के बारे में है कि किस तरीके से वह कार्य करता है, कौन कौन सा पार्ट है जो कौन कौन सा कार्य को करता है, इसी के बारे में है मेरे भाई। ठीक है जी, हाँ जी। तो बिल्कुल घबराना है नहीं, है ना। इसको यदि आता है तो इसका आप एगो अच्छा से इसको पढ़ लीजिए, है ना, और आराम से इसको लिख दीजिएगा। बस आपको उस मशीनमा को आपको ध्यान रखना होगा, नाम, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए आगे देखिए कि वितरण पाइपलाइन। देखिए कि जरूरत की जगह पर गैस का वितरण करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर बताओ एक जगह ना भेज के 2-3 जगह यदि भेजना है गैस को, तो उसको क्या किया जाता है, उसको और पाइपलाइन के साथ जोड़ देंगे, है ना। इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि वितरण पाइपलाइन ज़्यादा लंबी ना हो, है ना, बहुत ज़्यादा दूर तक हम इसको नहीं कर सकते हैं यूज़। ठीक है भाई, चलेंगे। देखिए अब क्या है, जैव नियंत्रण कारक। अगला हेडिंग है जी, जैव नियंत्रण कारक, मस्त टॉपिक है। ठीक है जी। देखिए भाई, देखिए कि पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। ठीक है, कोई पूछेगा कि जैव नियंत्रण क्या है भाई, तो पादप रोगों मतलब पेड़ पौधा में जो रोगों है तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि, उसको अच्छा करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि होता है, उसी विधि को हम लोग बोलते हैं जैव नियंत्रण। ठीक, चलिए जी आगे देखिए कि आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। जी भाई, है ना, मतलब कीटनाशी वगैरह वगैरह दवाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक है ना। अब बताओ, यदि हम कीड़े मकोड़े के लिए ये चीज़ देंगे तो भाई कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में तो होगा ना, हम लोग भी तो सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह इंसान के लिए भी एवं अन्य जीवों के लिए भी यह घातक साबित हो रहा है। ठीक है,
हाँ जी भाई, ठीक है। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा जी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है भाई, और लाइक वगैरह करते हुए चलेंगे वीडियो को, ठीक चलेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप रिचअप स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा जी, ठीक है जी। चलेंगे आगे, देखिए कि जैव नियंत्रण, ध्यान से समझिएगा कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब देखो जैव नियंत्रण को करने के लिए, जैव के नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार भूमिका निभाता है। देखो चैप्टर के नाम है मेरे भाई कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो सोचो यह सूक्ष्म जीव फायदा के लिए है। बताओ कितना ज्यादा कार्य कर रहा है सूक्ष्म जीव है। इस ससुराई तन्नी तनी वो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, हमारे लिए फायदा का भी चीजें हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको। देखिए पादप रोगों, ध्यान दीजिएगा कि पादप रोगों तथा पीड़िकों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण होता है ना, जैव नियंत्रण कहलाता है, ऊपर देखे थे। और ध्यान दीजिए कि आधुनिक समाज के यह समस्या है ना, यहाँ तक तो हम लोग पहले रासायनिक कीटनाशक में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या हो जा रहा है, मनुष्य पर भी अत्यंत विषैला इसका दुष्प्रभाव पड़ता है ना, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तथा हानिकारक भी होता है। ये पर्यावरण यानी मृदा, भूमिगत जल को दूषित करते तथा फल साग सब्जी को भी दूषित करते हैं। अब बताओ ना, यदि हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो भाई अंदर में जो भी है ना कीट वगैरह देते हैं जमीन में, तो वो तो जो मिट्टी है, मिट्टी के लिए तो विषैला है ही। मिट्टी के अंदर पानी जो है जिसको हम लोग चापाकल से निकालते हैं, उसके लिए भी तो बेकार हो गया ना। उसके साथ साथ साग सब्जी फल फूल पर भी इसका है ना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बताओ इससे हमको बचना चाहिए, है ना। और देखिए और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं ना, जो हम लोग खेती बाड़ी किए उस पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है ना। अभी देख रहे हैं कि लोग जब खेती बाड़ी करते हैं तो पता नहीं अलग अलग वैरायटी के उसमें केमिकल्स वगैरह का डाल रहे हैं, जो कि भाई हम लोग के लिए भी खतरनाक है वो, है ना। अभी लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं, लोग जल्दी मर क्यों जा रहे हैं, यही सब तो कारण है ना। तो बताओ इतना ज्यादा हम लोग कीटनाशक का यूज करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं मनुष्य पर भी तो उसका दुष्प्रभाव आएगा ना। चलेंगे आगे, देखिए पीड़िक तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़िकों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। और ऑर्गेनिक फार्मर कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। तो भाई जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। यदि हम चीज़ों को बचाना चाहते हैं तो उस पर छिड़काव नहीं करना चाहिए हमें केमिकल्स का, उसको वैज्ञानिक हिसाब से किस तरीके से उसको जैव को बचाने के लिए ऐसा बचाएंगे ताकि हमारा स्वास्थ्य पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। और भूदेश्य की जितनी अधिक किस्में, अब देखो यानी उसमें जो हम लोग जो डाल रहे होते हैं कीटनाशक, उसमें अलग अलग वैरायटी के कीटनाशक होते हैं, वह उतनी ही अधिक अस्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्म यानी कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट उन्मूलित न हो, वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित तथा कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं ना। मतलब साइंस जो है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो हर चीज़ को मतलब हर चीज़ को बढ़िया से करके जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है उसके हिसाब से वह चीज़ों को करते हैं, ये ठीक है। इस प्रकार जैविक नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा कीटनाशियों पर हमारा जो आश्रय है वह काफ़ी हद तक घट जाएगा ना। बहुत अच्छा। और कुछ प्रमुख जीव जो
स्पीकर को नियंत्रण करते हैं वह निम्नलिखित है। ठीक है, तो आगे हम लोग और देखते हैं ना। तो क्या करना चाहिए, जो हम छिड़काव पे अगर ऐसे करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार हमें चीज़ों को करना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए, जैसे बैसिलस है ना, बैसिलस बैक्टीरिया भी होते हैं है ना, थरिंगिएसिस है ना, और बटरफ्लाई है ना, कैटरपिलर के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा है टेरिकोडर्मा। ठीक है, टेरिकोडर्मा एवं फंगस है जो विभिन्न पादप रोगजनक के प्रभावशील जैव नियंत्रण में लाभ देता है। बताओ, तो हम लोग इस सब बैक्टीरिया का क्यों नहीं यूज करेंगे? इस सब बैक्टीरिया को यूज करेंगे तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे और जो भी पादप रोग हैं से ग्रसित है वो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ देखो, उसके बाद देखिए वैक्यूलो वायरसेस है ना, क्या है वैक्यूलो वायरसेस? ऐसे रोगजनक है जो कीटों तथा संधिपादों पर नियंत्रण करता है। तो बताओ, इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें प्रयोग करना चाहिए, है ना। मतलब जो दवाई वगैरह जो हम लोग डालते हैं, छिड़काव जो करते हैं, उससे बचना चाहिए और इन जो बैक्टीरिया है उसका यूज करेंगे, सूक्ष्म जीव का यूज करेंगे, तो जिससे हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग तो स्वस्थ रहेंगे ही, इसके साथ साथ जो बीमारी है ना पादप में, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग भाई देखे कि सूक्ष्म जीव का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। बायोगैस बनाते हैं वहां पर हो रहा है, पानी दूषित है उसको साफ करने के लिए हो रहा है, उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे जो ग्रसित है बीमारी से, उस पर भी हम लोग कीट का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, सूक्ष्म जीव का उपयोग करके हम लोग उससे को भी बचा सकते हैं और हमारे वातावरण को सुरक्षित रहते हुए। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी भाई, यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। अब हम लोग मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।